बांग्लादेश इंडिया का पड़ोसी देश जहां के साथ सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन भी जुड़ी हुई है। लेकिन आज बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल अनरेस्ट की नहीं, वार्निंग साइन की तरह लग रही है। मॉब वायलेंस, लिंचिंग की रिपोर्ट और माइनॉरिटीज के बीच फैला हुआ डर, और शायद इसीलिए इस बार इंडिया ने सिर्फ कंसर्न नहीं, स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टैंड लिया है। अब सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश न्यूज में क्यों है, सवाल यह है कि वहाँ हो क्या रहा है और भारतीय नागरिक के तौर पे हमें क्यों इसे सीरियस लेना चाहिए। आज इन्हीं सब मुद्दों पे इस वीडियो में बात करेंगे, तो इन तक जरूर देखें। ग्राउंड पे देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश के कई शहरों में मास प्रोटेस्ट चल रही है। इन सब की शुरुआत कैसे हुई, इसे समझते हैं। दरअसल जब बांग्लादेश बना तो उस समय मुक्ति वाहिनी में शामिल लोग और बाकी सेनानियों और उनके डिपेंडेंट्स को शेख हसीना द्वारा बाद में रिजर्वेशन दिया गया। रिसेंटली इस रिजर्वेशन को कोर्ट के द्वारा एबॉलिश किया गया, फिर से शेख हसीना ने उसे री-इन्फोर्स किया। इस एक डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुए और बाद में एंटी एस्टैब्लिशमेंट ताकत बनके इमर्ज हुआ। शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया गया और उनको भारत में शरण लेनी पड़ी। तब से बांग्लादेश अशांत ही है। वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ और मोहम्मद यूनुस को यूएसए से बुलाकर इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर बना दिया गया। इस पॉलिटिकल क्योस के बीच एक और सीरियस मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे उठ रहा है, शेख हसीना का एक्सट्राडिशन। शेख हसीना जो बांग्लादेश की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही हैं, आज अपने ही देश में विलेन की तरह प्रोजेक्ट की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सिर्फ जस्टिस के लिए है या फिर एक पॉलिटिकल पर्ज का हिस्सा है। इंडिया के लिए ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव होते जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना के रिजिम में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के लिए सबसे स्टेबल फेज माना जाता था। काउंटर टेरर कॉपरेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी, ये सब शेख हसीना के दौर में पहली बार रियल प्रोग्रेस पर आया था। इसीलिए इंडिया का मानना है कि किसी भी एक्स्ट्राडिशन डिमांड पे रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस और पॉलिटिकल वेंडेटा के एंगल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही शरणार्थी के रक्षा करना भारत में धर्म यानी कि कर्तव्य माना जाता है। इन सब के बीच बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी पर हमले की कोशिश हुई, वहां प्रोटेस्ट हुए और बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई गई, वहां पे जर्नलिस्टों के साथ मारपीट हुई, इवन कुछ मीडिया हाउसेस को भी आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस के साथ झड़प हुई। लेकिन वहां की अनइलेक्टेड यूनिट सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन मूक दर्शक बने रहे। असली कंसर्न यहीं से शुरू होता है, जबकि पॉलिटिकल क्योस के बीच वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज मतलब कि हिंदू, क्रिश्चियन आदि को टारगेट किया जाने लगता है। इस कंटेस्ट में एक नाम बार बार सामने आता है, दीपू चंद्र दास। बांग्लादेश के एक हिंदू व्यक्ति जिनको वहाँ की रेडिकलाइज्ड राक्षस भीड़ ने मार डाला, और राक्षस वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से उसे मारा गया वह देखकर राक्षस भी सहम जाए। आखिर दीपू चंद्र दास की गलती क्या थी? सिर्फ इतना कि वो एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वीडियोस वायरल हुए जिससे पता चला कि कैसे कट्टरपंथी ताकतों ने उस हिंदू नौजवान की बेरहमी से हत्या की। पहले भीड़ ने उसको जान से मारा और उसके बाद उसके शरीर को पेड़ से लटकाकर आग लगा दिया। यह बस एक दीपू चंद की कहानी नहीं है। अभी बांग्लादेश में जो कंडीशन है उसमें ऐसे कितने दीपू चंदों की बेरहमी से हत्या की गई होगी, और हो सकता है आगे भी हो। हाल यह हो गया है कि वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी को ओपनली कहना पड़ा कि हम सेफ नहीं हैं। इंडिया के लिए यह बस एक फॉरेन न्यूज नहीं है, क्योंकि इंडिया के लिए बांग्लादेश के हिंदूज कोई रैंडम स्टैटिस्टिक नहीं है। यह वही लोग हैं जिनकी रूट्स पार्टीशन से पहले इसी सिविलाइजेशनल स्पेस का हिस्सा थी। हिस्ट्री ने उन्हें बॉर्डर के उस पार छोड़ दिया, लेकिन कल्चर और इमोशनल कनेक्ट आज भी जिंदा है। इसीलिए जब दीपू चंद्र दास जैसे नाम हेडलाइंस बनते हैं तो भारत में सिर्फ सिंपैथी नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी सवाल उठता है।
इस घटना के बाद इंडिया के अंदर भी लोग सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट हुए और एक आवाज उठी, साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। इस बैकग्राउंड में भारत सरकार का भी रिएक्शन सामने आता है और इस बार रिएक्शन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग था। नॉर्मली इंडियन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत कॉशियस रहता है, लेकिन इस बार MEA का स्टेटमेंट क्रिस्टल क्लियर था। अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड। इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, इसका मतलब है इंडियन अपने सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करेगा। इंडिया के स्टांस के पीछे मेनली 3 रीजंस है। पहला, रीजनल स्टेबिलिटी, दूसरा, हिंदू माइनॉरिटीज की सेफ्टी और तीसरा, बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया का स्टैंड यहाँ बिल्कुल क्लियर है। इंडिया किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जब बात आती है माइनॉरिटीज की सेफ्टी, रीजनल सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर इनस्टेबिलिटी की, तो इंडिया चुप नहीं रह सकता। बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी का सीधा इम्पैक्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे पड़ता है, इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग और एक्सट्रीमिस्ट इनफिल्ट्रेशन के फॉर्म में। इसीलिए भारत के लिए ये सिर्फ एक इमोशनल इशू नहीं, यह एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है। दोस्तों, तख्ता पलट होने के बाद जब से मोहम्मद यूनुस वहां की सरकार के मुखिया बने हैं, तब से एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स वहां डेवलप होने लगी है। वहां कुछ ग्रुप फॉर्म हुए हैं जो एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। आए दिन भारत के 7 सिस्टर स्टेट यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को भारत से अलग करने की बात करता है। यह देख के बड़ा अजीब लगता है कि क्या यह वही बांग्लादेश है जिसके बनने में हमारे देश, हमारे सैनिक और हमारे लोग ने मदद की थी। इतना सब हो जाने के बाद भी वहां की सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहां की माइनॉरिटीज पे लगातार अत्याचार बढ़ती जा रही है, लेकिन नोबेल विजेता यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर आगे की सोचे तो पिक्चर और भी सीरियस हो जाती है। अगर बांग्लादेश में यही पैटर्न चलता रहा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन पे ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पे और खास करके इंडिया जैसे पड़ोसी देशों पे भी पड़ेगा। बांग्लादेश अनरेस्ट की वजह से इंडिया और बांग्लादेश की बायलैटरल रिलेशंस और दोनों देशों की बायलैटरल ट्रेड पे भी असर पड़ सकता है, और अगर ऐसा ही हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को ही होगा, क्योंकि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश की GDP ग्रोथ जो पहले 6 to 7% के आसपास थी, वो घट के 4% से भी नीचे आ चुकी है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि एक वक्त पे $40 बिलियन के करीब था, वो घट के $20 बिलियन के नीचे आ चुका है। बांग्लादेश की करेंसी टका लगातार प्रेशर में है, इंपोर्ट महंगी हो चुकी है और इन्फ्लेशन डबल डिजिट लेवल को टच कर रहा है। FDI भी शार्पली डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है और आज बांग्लादेश उसी स्टेबिलिटी को खो चुका है। और ऐसे में अगर इंडिया जैसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ बायलैटरल ट्रेड भी डिस्टर्ब होता है तो बांग्लादेश के लिए सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश आज एक सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं, इकोनॉमिक और सिविलाइजेशनल क्रॉस रोड पे खड़ा है। अब सवाल आता है कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्लियर है, वहाँ जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए ताकि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो सके, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सके। बहरहाल कुछ लोगों का ये भी मानना है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अनरेस्ट फैलाने के पीछे किसी ताकतवर देश की सोची समझी साजिश है, क्योंकि जब जब ऐसी प्रॉब्लम किसी कंट्री में आई है तब एक देश ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। कमेंट में आप उस देश का नाम बताना मत भूलना और साथ में ये भी बताना कि आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।